डीकेटी यूपीएससी सीएससी। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें डीकेटी यूपीएससी सीएससी चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। सबको नमस्कार, मेरा नाम नारायण अमित है और इस साल की यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में मेरे को 70 रैंक मिली है। ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था। पहले अटैम्प्ट में मेरे को 289 रैंक मिली थी और इस साल भगवान की कृपा से मेरे को 70th रैंक हासिल हुई है, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस। ये हमारा थर्ड वीडियो होगा जिसमें मैं जनरल स्टडीज़ पे जनरली फोकस करूँगा और मैं अपने टिप्स जो मैंने अपने एक्सपीरियंस सीखे आप सबको शेयर करूँगा। सो जैसे आपको पता है कि जनरल स्टडीज़ का सिलेबस बहुत ही वास्ट होता है और बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। सो जनरल स्टडी में जो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा है बाकी सबसे अलग सब्जेक्ट से। सो सबसे पहले आपका एसए पेपर होता है, फिर आपके 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं, फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो इस वीडियो में हम ये सब पे फोकस करेंगे। तो ऐसे में जो आजकल हो रहा है कि सबसे पहले आपको 2 ऐसे पूछे जाते हैं और पहले होता था कि दोनों कंक्रीट टॉपिक्स पे होते थे। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ जुडिशियरी, फेडरलिज्म को क्या चैलेंजेस, तो ये कंक्रीट टॉपिक्स हुए। पर आजकल पिछले 2 साल से स्पेशली ये ट्रेंड आ रहा है कि पूरे के पूरे 2 ऐसे हैं वो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। मेरा यह मानना है कि अगर कोई कंक्रीट टॉपिक है तो उसमें बात करना जनरली आसान होता है कि हमने बहुत सारे जनरल स्टडी पढ़ा होता है तो आप एक अच्छा ऐसे लिख पाते हैं। लेकिन अगर आपको कोई एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आया तो उस पर ऐसे लिखना, अमूर्त विषयों पर ऐसे लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उस टाइप ऑफ थिंकिंग अलग रिक्वायर्ड होती है। और जनरली बच्चे क्या करते हैं कि जो उनके मन में भाव आता है वो ही लिखते जाते हैं और कोई कंसिस्टेंसी नहीं रहती, कोई लिंक नहीं रहता एक ऐसे और दूसरे ऐसे के बीच में। इसकी वजह से मार्क्स कम होता है। इस साल इसलिए बहुत सारे बच्चों के कम ऐसे में कम मार्क्स आए क्योंकि दोनों टॉपिक जो इस साल ऐसे में पूछे थे वो एकदम एब्स्ट्रैक्ट थे। इसका ये उपाय हो सकता है कि आप 15 से 20 टॉपिक पर आप ऐसे लिखे घर पे और अपने दोस्तों या फिर रिलेटिव से इसको चेक कराइए। ऐसा नहीं जरूरत है कि आप कोचिंग को दिखाए अपने या फिर कोई कोचिंग की टेस्ट सीरीज ले। आप अगर सिंपली अपने घर में प्रैक्टिस करके थोड़ा सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हो तो ऐसे में डेफिनेटली आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से पाया है कि ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पीपल आर गिविंग मेंस एग्जाम आर राइटिंग द फर्स्ट एसे इन द मेंस एग्जाम इटसेल्फ। तो आप अगर घर पे प्रैक्टिस करके जाओगे डेफिनेटली आपको ऐसे में बहुत अच्छी लीड मिलेगी। और ऐसे एक ऐसा पेपर है जहाँ पे आप थोड़ी सी इनपुट करोगे आपको आउटपुट ज़्यादा मिलता है। अगर आप GS3 में बहुत मेहनत करोगे तो आपके 5-6 मार्क्स बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने डिसेंट अमाउंट ऑफ एफर्ट भी ऐसे में किया तो आपको 110 आपको 140 नंबर मिल सकते हैं, जो 30 मार्क्स की लीड एक पेपर में हो सकती है। तो डेफिनेटली ऐसे पे फोकस कीजिए। एक और सजेशन ऐसे के ऊपर मेरा ये होगा कि आप कोई कंटेंट अच्छा सा एनरिच्ड कंटेंट पहले से प्रिपेयर कर लीजिए कि ये टॉपिक पे ये क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं ये कंटेंट है, ये बस मेरा डेटा है। मैं बहुत सारे कोट्स याद करके जाता था ऐसे में लिखने के लिए कि दोज हू डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री टेंड टू रिपीट देमसेल्व्स, ऐसे काइंड ऑफ कोट्स याद कीजिए। या फिर आप स्निपेट्स भी याद कर सकते हो कि गांधी जी ने टैलिस्मैन के ऊपर क्या बोला था, पब्लिक सर्विस के ऊपर क्या बोला था, गांधी जी के 7 सोशल सिंस क्या थे। अगर आप ऐसे स्निपेट्स ऐड करोगे, या फिर एक और अच्छी चीज़ मेरे को लगी थी, आप पोएम से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई पोएम याद है या फिर आपकी कोई पोएम को अपने समराइज करके लिखा है और अगर आप उसके ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली क्योंकि शायद ऐसे वाले जो होते हैं वो इंग्लिश लिटरेचर बैकग्राउंड से ज़्यादा आते हैं। तो अगर आप कोई इंग्लिश लिटरेचर के स्कॉलर्स कहीं भी मेंशन करोगे तो डेफिनेटली आपको एडवांटेज मिलेगा। तो अगर आप ये सब करोगे ऐसे में तो आपके डेफिनेटली ऐसे के नंबर इंप्रूव हो सकते हैं। और मैं सब एस्पिरेंट्स को एडवाइस करूँगा आप ऐसे पे प्लीज़ फोकस कीजिए ताकि यहाँ पे मार्क्स इंप्रूव करने का स्कोप बहुत होता है और बहुत सारे बच्चे नेगलेक्ट करते हैं। मेरे बोलने के बाद भी डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे नेगलेक्ट करेंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि आप थोड़ी अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस तो करके जाइए ऐसे पेपर के लिए। नाउ कमिंग टू GS1 में मैं कुछ स्पेसिफिक ज़्यादा ऐड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि दोनों साल में मेरे जनरली GS1 में बहुत कम नंबर आए। पहले साल में मैंने एकदम थियोरेटिकल फॉर्मेट में लिखा था, पॉइंट्स फॉर्मेट में मेरे कम नंबर आए थे और दूसरे बार भी मैंने पूरे मैप्स ड्रॉ करके लिखा था फिर भी मेरे कम नंबर आए। तो GS1 में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरे को वो टेक्निक नहीं है जो मैं बोल सकूँ दूसरे को कि GS1 में कैसे करते हैं। और आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस दैट जो भी बच्चा सेलेक्ट होता है उसका ये रूल नहीं है कि वो हर सिलेबस में अच्छा होगा, उसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं और उन जो भी सेलेक्ट होते हैं उनको उस एरिया में रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए जहाँ पे उनको लगता है कि वो वैल्यू एडिशन कर सके, क्योंकि GS1 के गाइडेंस आपको दूसरी जगह पे ज़्यादा अच्छे से मिलेंगे। GS2 में मेरे मार्क्स बहुत ही कंसिस्टेंट रहे, दोनों साल में मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे। लास्ट टाइम मेरे 107 मार्क्स थे और इस साल 110 मार्क्स थे, जो बहुत ही अच्छे मार्क्स थे और इट्स लाइक वेरी गुड मार्क्स टू गेट फॉर इन द GS रेंज ऑफ पेपर्स। सो इस पेपर में मेरा यूनिक एस्पेक्ट सबसे पहले जो हाईलाइट करना चाहूँगा ये था कि मैं
मुझे ऑलमोस्ट हर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल याद था, स्पेशली 1 to 51 मेरे को दिमाग में पूरे माइंड से याद थे। और जो भी मेजर आर्टिकल्स थे 90 to 100 मेजर आर्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सब आर्टिकल्स मेरे को अच्छे से याद थे। फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आता पब्लिक सर्विसेज पे, तो मैं सीधे स्टार्ट करता कि इन पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 314 to 324 सो एंड सो दे डील विद द सर्विसेज अंडर द यूनियन, एंड देन अपना आंसर स्टार्ट करता है। तो अगर आप कोई डीपीएसपी, कोई फंडामेंटल राइट्स, कोई फंडामेंटल ड्यूटी या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से आप ओरिजिन दे सको या फिर कोई आप एक्सप्लेन कर सको प्रोविजंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल में, डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। आप हर क्वेश्चन में अगर आप ऐसा स्टार्ट करो तो डेफिनेटली बहुत ही यूनिक चीज़ है। अगर आप कोई एक और चीज़ है कि आप डेटा डालो जीएस में, स्पेशली पॉलिटिक्स पे आप डेटा डालोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, सो आप लोक नीति या फिर सीडीएस की कोई रिपोर्ट है या फिर पीयूसीएल की कोई रिपोर्ट है, उसमें कोई डेटा दिया गया है, उसमें कोई सजेशंस दिए गए, आप इनको ऐड करो तो आपको डेफिनेटली मार्क्स ज़्यादा इंप्रूव होंगे। क्योंकि हर पेपर जीएस पेपर का लिखने का एक स्टाइल होता है। पेपर 1 का जीएस 1 का अलग स्टाइल होता है, जीएस 2 का अलग स्टाइल होता है। यहाँ पे थोड़ी पॉलिटिकल साइंस की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कमेटीज, वेरियस कमेटीज होती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स रिकमेंड करते हैं। अगर आप इन सबको इंक्लूड करोगे तो डेफिनेटली आपको मार्क्स बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। एक और सजेशन मैं रहूँगा कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस में अनड्यू फोकस मत करें। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे एकदम घुस ही जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, जबकि बहुत सिंपल और 4 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो हर सब्जेक्ट को अपनी लिमिट में प्रिपेयर करना होता है। आप कोई 600 या 700 पेज की बुक ना पढ़े इंटरनेशनल रिलेशन की, क्योंकि वो बहुत ही माइनर सेगमेंट है। अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो आपको बेसिकली जो भी न्यूज़ होगी आपको आइडिया होता है और आप अच्छा आंसर फ्रेम कर पाओगे। तो कोई भी सब पार्ट में आप अननेसेसरली फोकस ना करें। जैसे मैं बोलता हूँ कि जीएस 2 में 4 सेगमेंट्स होते हैं। एक होता है पॉलिटी, एक होता है गवर्नेंस, तीसरा होता है वेलफेयर और तीसरा होता है आईआर। आईआर में आपको बेसिक नॉलेज से काम हो जाएगा। और गवर्नेंस में जनरली जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है या फिर जो गवर्नमेंट के एक्ट्स है, जैसे आरटीआई एक्ट है या फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उनके प्रोविजंस क्या है, इन सबको अगर आप कोट कर पाओ तो ये भी अच्छी बात होती है। और जनरली जितना डेटा आप डालोगे मेंस पेपर में आपके उतने मार्क्स बढ़ेंगे। पॉलिटी में मैंने आपको जैसे बोल दिया कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेलफेयर में जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनमें जो डेफिशिएंसीज है वो बहुत अच्छी बात है। अगर आप पूरे 2013 से 2021 के पूरे क्वेश्चन देखें और मेजर पॉइंट जो आपके क्वेश्चन यार उनको रिवाइज कर ले और आप बेसिक अमाउंट ऑफ कंटेंट प्रिपेयर कर ले तो आप क्वेश्चन प्रिडिक्ट भी कर पाओगे मेंस में और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। नाउ कमिंग टू जीएस3 ऑल्सो इज अ वेरी यूनिक पेपर, बिकॉज इस पेपर में एक सब्जेक्ट नहीं, इस पेपर में 6 सब्जेक्ट है। इसमें इकोनॉमी है, इसमें एग्रीकल्चर है, इसमें एनवायरमेंट है, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट है, इसमें सिक्योरिटी है। तो ऑलमोस्ट 6 सब्जेक्ट्स का ये पेपर है। और मैंने पाया कि जनरल 2 साल में मार्किंग बहुत ही मुश्किल होगी इस पेपर में और स्कोर करना बहुत मुश्किल हो पा रहा। तो दिस काइंड ऑफ पेपर इज नॉट जनरली डिसाइडिंग द रैंक ऑफ द पर्सन। फॉर एग्जाम्पल इस साल जिसमें मेरी सिलेक्शन हुई है उसमें जो हाईएस्ट था मैंने अभी तक 104 देखा, 104, और मेरे 88 थे। और बहुत सारे बच्चों के इस पेपर में 90 के आसपास ही मार्क्स थे, जो बहुत टॉप 20 में भी आए। बहुत सारे बच्चों के इसी रेंज में मार्क्स थे। तो अगर आप इस पेपर में इस टाइप ऑफ मार्क्स भी ले सको तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट मार्किंग इस पेपर में बहुत टफ हो रही है। इकोनॉमी में आपको स्पेशली ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब टॉपिक्स पे अच्छी कमांड होनी चाहिए और आपको डेटा अच्छे से लिखना चाहिए। जो मॉनेटरी पॉलिसी की टूल्स है, जो फिजिकल पॉलिसी के टूल्स है, आप उन सबको भी मेंशन कीजिए और डेफिनेटली आपको इसमें फायदा होगा। पेपर 3 में स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा कि सिक्योरिटी जो एस्पेक्ट है आप उसमें गवर्नमेंट के स्कीम्स मेंशन कर सकते हो और जो यूनिक डेटा है जैसे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, आप अपनी नॉलेज इसमें शोकेस कर सकते हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं की थी, जो जनरल नॉलेज मैंने न्यूज़पेपर से एक्वायर की थी। और क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ, जो मेरी बेसिक नॉलेज है इस फील्ड में से, मैंने उसी को अप्लाई किया था। डिजास्टर मैनेजमेंट में ये भी बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है। मेरे पूरे नोट्स जो डिजास्टर मैनेजमेंट के थे मे बी हार्डली 30 पेजेस होंगे। आप ऐसा ट्राई कीजिए कि जो भी सिलेबस में हर पॉइंट लिखा है, हर सिलेबस पॉइंट में अगर आपके पास 1 पेज का भी नोट है दैट इज मोर देन इनफ। अगर आपके पास हर सिलेबस पॉइंट का 1 पेज ऑफ क्वालिटी नोट्स है तो आप उसको हर यूनिक सजेशन भी यूज़ कर सकते हो और आपको टेंशन लेने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और क्वेश्चंस एक फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। तो अगर आपके पास ये चीज़ें कवर्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और हर सिलेबस पॉइंट में अगर आपके पास 1 पेज की नोट्स है तो आप बहुत ही अच्छा प्लेस हो मेंस एग्जाम लिखने के। वैसे ही डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर आप 20-30 जो कॉमन डिजास्टर है, जो गवर्नमेंट रिकमेंडेशन है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, अगर आपने उन सबको अच्छे से लर्न कर लिया तो आपको भी डिजास्टर मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं होगी। एनवायरमेंट का सिलेबस होता है वो बहुत ही लाइट होता है प्रीलिम्स के कंपैरिजन में। प्रीलिम्स में आपको बहुत याद रखना पड़ता है, बहुत सारे रिवर्स याद रखने पड़ते हैं, लेकिन जो मेंस के क्वेश्चन होता है एनवायरमेंट को बहुत जनरल और जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। एग्रीकल्चर भी जो इकोनॉमी से लिंक्ड होता है वैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे, स्पेशली क्रॉप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर। अगर आपने कोई कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़ी है तो डेफिनेटली इट इज़ अ यूजफुल थिंग, बट मैंने पर्सनली कुरुक्षेत्र मैगजीन नहीं पढ़ी थी। सो दिस वॉज अबाउट पेपर 3। नाउ पेपर 4 जो है एथिक्स पेपर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर फॉर स्कोरिंग मार्क्स। और मेरे इस साल बहुत अच्छे मार्क्स आए थे एथिक्स में, जैसे 114। लास्ट साल भी मेरे 101 आए थे पेपर में, विच वॉज अ वेरी गुड स्कोर।
सो एथिक्स में मैं बोलना चाहूँगा कि पीपल जो है जनरली वो 120 मार्क के जो केस स्टडी होते हैं उनमें अपना पूरा ध्यान लगा लेते हैं, और जो पहले 13 क्वेश्चन होते हैं 130 मार्क के 10 मार्क के क्वेश्चन, उन पर वो ध्यान नहीं लगाते। पेपर में भी उनका जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो बहुत ही मिसप्लेस होता है, क्योंकि जो सबसे मुश्किल पेपर है टाइम पे कंप्लीट करना वो एथिक्स पेपर है। यहाँ पे आपको 6 केस स्टडीज लिखनी पड़ती है और 13 10 मार्क अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, जो बहुत ही मुश्किल होता है 3 आवर पेपर में लिखना। अब मेरा ये सजेशन रहेगा आपसे कि आप इक्वल टाइम डिवाइड कीजिए, 1.5 आवर आप केस स्टडीज़ को दीजिए और 1.5 आवर आप वो 10 मार्कर्स को दीजिए। और आप ट्राई कीजिए कि केस स्टडी का जो टाइम अलॉट किया आप एक्सटेंड ना कर सके। आप केस स्टडी में यूनिक नॉवल सजेशन ला सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर ट्राइबल्स के बारे में पूछा है तो आप पेसा एक्ट और फॉरेस्ट एक्ट को आप इंक्लूड कर सकते हो आंसर में। अगर फूड अडल्ट्रेशन के ऊपर पूछा है तो आप फसाई एक्ट इंक्लूड कर सकते हो। तो वाइल द केस स्टडी जो होती है वो जो वहाँ पे पैसेज है उससे इन्फ्लुएंस होती है, तो आप उसके बाद भी अगर आप अपनी पर्सनल नॉलेज या फिर आउटसाइड नॉलेज ला के जो केस स्टडी को हाईलाइट कर सकते हो तो डेफिनेटली दैट इज अ गुड थिंग टू डू। एक और सजेशन दूंगा कि मैंने पर्सनली GS4 के लिए पहले प्रीलिम्स एग्जाम के लिए पहले नहीं पढ़ा था। अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम के बाद भी GS4 पे आप बेसिक वर्क करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो जिन्होंने प्रीलिम्स के पहले एथिक्स पेपर नहीं पढ़ा उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स के बाद ही एथिक्स पेपर पढ़ते हैं एंड इट इज़ वेरी मच डूएबल आफ्टर दी प्रीलिम्स एग्जाम। मैंने बहुत सारे पेपर्स नहीं लिखे थे एथिक्स के, मैंने सिर्फ 3 या 4 पेपर लिखे थे एथिक्स के, और उससे आपको बेसिक आइडिया लग जाता है कि कैसे आपको स्ट्रक्चर करना है, आंसर करना है। एक और चीज़ जो एथिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको एक स्किल आनी चाहिए कि पॉइंट को एलैबोरेट करें। आपको एक पॉइंट देख के उस पर एलैबोरेट करके अच्छे से एक्सप्लेन करके दूसरे को कन्विंस करने की स्किल आना चाहिए। एक और जो यूनिक स्किल होता है कि आप आइडेंटिफाई कर सके एथिकल इश्यूज क्या है। कोई प्रॉब्लम में अगर कोई करप्शन कर रहा है फिर कोई करप्शन दे रहा है तो व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व। एक तो जो ले रहा है करप्शन के पैसे और जो दे रहा है, दो स्टेक होल्डर्स, और अदर जो एस्पेक्ट्स है जो सोसाइटी एट लार्ज है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो करप्शन प्रिवेंशन बॉडी है, इन सब का रोल क्या होता है, इन सब की स्टेक्स क्या है, इन सबको क्या एक्शन होना चाहिए। आपको इस टाइप ऑफ डायरेक्शन में अगर आप थिंक करें तो आप ज़्यादा पॉइंट्स खोल पाओगे, पूरे इशू को एलैबोरेट कर पे आप कंटेंट लिख पाओगे एंड दिस इज वेरी मच अप्रिशिएटेड इन द एथिक्स पेपर। अगर कोई केस स्टडी में मेरे को 6 पेज मिलते थे तो मैं जनरली 6 पेज नहीं पढ़ता था, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट फिर बहुत दिक्कत हो जाती थी। मैं मुश्किल से 4 पेज पढ़ता था और उसमें भी मेरे को अच्छे नंबर आए। तो आई थिंक दैट नॉट ओवर एम्फसाइजिंग केस स्टडीज इज नॉट द राइट अप्रोच। एक और चीज़ जो मेरी बहुत यूनिक थी एथिक्स के बारे में वॉज दैट मेरे एथिक्स के नोट्स तो बहुत शॉर्ट थे। आई थिंक ओवरऑल मेरे एथिक्स के नोट्स सिर्फ 100 पेज के थे और उसमें से भी मैंने बहुत सारे शॉर्ट नोट्स बनाए थे। और एक जो मेरी यूनिक थी कि मैंने 15 या 20 फ्लो चार्ट्स बना लिए थे जो मेरे मन में एकदम इंग्रेंड हो गए थे, जो मैं एग्जाम के लिए रिवाइज किया। ये 15-20 फ्लो चार्ट ऐसे है जो बहुत यूनिवर्सल है। कोई भी क्वेश्चन आप ये 15-20 फ्लो चार्ट को इमीडिएटली डाल सकते हो, और वो मैंने 15-20 फ्लो चार्ट अपने 10 मार्क के क्वेश्चन में 100% इंसर्ट किए थे और सब मैंने यूज़ किया था। इसकी वजह से मेरे को लगता है मेरे ऐसे में 114 नंबर आया, क्योंकि मेरे फ्लो चार्ट से थे थोड़ी यूनिक थे और मैंने बहुत मेमोराइजेशन कर लिया था, तो मेरे को उनको पेपर में उतारने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था। इसकी वजह से जो आदमी पेपर को वहाँ पे इमीडिएटली सॉल्व कर रहा है, जो ये सब थिंकिंग नहीं कर पा रहा है, ऑन द स्पॉट थिंकिंग जो पहले करनी चाहिए थी पेपर के थोड़े जस्ट पहले, तो अगर आप ये सब करोगे तो डेफिनेटली आपका पेपर थोड़ा डिफरेंशिएट होगा और आपको थोड़ा मार्क्स में एज मिलेगा, जो डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकता है। और एथिक्स बहुत ही स्कोरिंग पेपर है। कुछ साल में लोगों के 160 तक गया है, हालांकि हर साल ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत स्कोरिंग पेपर है एथिक्स। अगर आपको चाहे तो आप एथिक्स के जो ब्रेक होता है 2 घंटे आप ये फ्लो चार्ट भी रिवाइज कर सकते हो और आपको इसमें एडवांटेज भी मिलेगा। एक और बात है कि आपको हर टर्म क्लियर होना चाहिए, उसका मीनिंग क्या है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको एकदम एग्जैक्ट टेक्निकल डिफरेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एम्पैथी और कंपैशन में टेक्निकल डिफरेंस क्या है ये मेरे को मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ। इन दोनों में फ़र्क क्या है, यूनिक पॉइंट क्या है, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अलग करता मैं यूनिक कर सकता हूँ, और मैं एक फ्लो चार्ट बना सकता हूँ जो इन टॉपिक से एसोसिएटेड है, और मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिसमें इन दोनों का डिफरेंस क्लियर हो जाए। अगर आपको ऐसी अप्रोच है कि आप एकदम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो कॉन्सेप्ट क्या पूछ रहा है और डिफरेंस कैसे लाता है और एग्जांपल दे पा रहा है और फ्लो चार्ट दे पा रहा हो, दिस इज व्हाट इज नीडेड फॉर द एथिक्स पेपर। यहाँ पे आपको ट्राई नहीं कर रहा है कि आपकी बुकिश नॉलेज कितनी या फिर आपने कितने बड़े बुक्स मैनुअल्स रटे हुए हैं एथिक्स के। यहाँ पे अपना पर्सनल टच दीजिए और क्लियर सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे विद फ्लो चार्ट्स, तो आपको डेफिनेट अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एक और बात है कि मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स देता, मैं हर क्वेश्चन में 7 या 8 एग्जाम्पल्स भी कभी कभी देता था और जनरली 2 से 3 एग्जाम्पल तो डालता ही था, और मैं अपने पूरे नॉलेज उसको शोकेस करने को ट्राई करता था। एग्जाम्पल्स कैन बी एनीथिंग, आप कोई मूवी से एग्जाम्पल दे सकते हो, आपकी कोई कोड्स भी डाल सकते हो। मैं बहुत सारे एथिक्स के क्वेश्चन जहाँ पे आइडिया नहीं लग रहा कैसे स्टार्ट करता, आप कोई कोड से भी स्टार्ट कर सकते हो। इनफैक्ट मैं कोड के क्वेश्चन भी कोड से स्टार्ट करता था, तो दिस वॉज वन यूनिक थिंग। और अगर आप ऐसी नॉलेज लाओगे तो बहुत यूनिक पेपर लगता है आपको और मार्क्स बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। जो एग्जाम्पल से मैं हर लाइफ में लाता था, जो ऑफिसर्स थे, जो सिविल सर्वेंट्स थे, जो जजेस थे, जो जिन्होंने बुक्स पे लिखी है, हर चीज़ के एग्जाम्पल मैं हर जगह कोट करता था। सो मैं एक और पॉइंट बोलना चाहूँगा, स्पेशली जो केस स्टडी से हमारा रिलेशन होता है उसमें मैं 2-3 टिप्स देना चाहूँगा। केस स्टडीज़ में आप हर केस स्टडी में
स्टेक होल्डर्स मत लिखिए, क्योंकि अगर आप हर केस स्टडी में स्टेक होल्डर लिखोगे, 6 के 6 केस स्टडी में लिखोगे तो पेपर थोड़ा मोनोटोनस होता है। तो आप थोड़ी वैरायटी लाने की ट्राई कीजिए। आप कोई कोड से स्टार्ट कर सकते हो, आप कोई फंडामेंटल है डीपीएसपी से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप कोई फ्लो चार्ट बना के भी स्टार्ट कर सकते हो। ये कंप्लीटली आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप कैसे स्टार्ट करते हो। एक और चीज़ होगी, आप कोई 10 to 12 यूनिक कोर्सेज ऑफ एक्शन मेमोराइज कर लीजिए केस स्टडी में, जहाँ पे आप हर केस स्टडी में आप कोट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई करप्शन का केस हो रहा है तो आप उसमें बोल सकते हो कि एन इंटीग्रिटी पैक्ट मस्ट बी साइंड बिटवीन ऑल द स्टेक होल्डर्स। तो अगर आप ऐसे नॉवल सजेशन आ सकते हो, डेफिनेटली इन द केस स्टडीज इट इज़ वेरी मच अप्रिशिएटेड। स्पेशली एथिक्स पेपर में क्वेश्चन बहुत रिपीट होती है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेफिनेटली एथिक्स में बहुत अच्छे से देखना चाहिए। और जो कॉमन कॉन्सेप्ट होते हैं, जो क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एथिकल डायलेमा, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, सिटीजन चार्टर, ये सब टॉपिक्स आपको अच्छे से नोट्स पेपर होना चाहिए और आपको ये सब काम एग्जाम के पहले ही करना पड़ेगा। तो अगर आप इन सब चीज़ों पे एकदम क्लियर हो, कॉग्निटिव डिसोनेंस, ऐसे टॉपिक्स पे आप क्लियर हो, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ेंगे। आप क्लियर डेफिनेशन दोगे उस कॉन्सेप्ट का ऑथर क्या हो, कौन सी बुक में पाया गया है, और आप उसके एग्जाम्पल्स दोगे रियल लाइफ में जो अप्लाई होता है, उसकी सोल्यूशन आप पहले से तैयार करके जाओगे, डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैसे मैंने आपके पहले ही बोला था कि एथिक्स में कोई बल्कि मैनुअल करने की जरूरत नहीं। आप हर सिलेबस टॉपिक को देखेंगे और उस पर 1 पेज की नोट बना लेंगे और एकदम क्वालिटी कंटेंट बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फॉर एग्जांपल एटीट्यूड पे मेरे सिर्फ 4 या 5 पेज के नोट्स थे और दैट वाज वेरी मच एफिशिएंट। मेरे ओवरऑल एथिक्स के नोट भी सिर्फ 100 पेज के थे, तो ज़्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। आप एकदम क्रिस्टल क्लियर कंटेंट रखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो आपको कोई फियर ऑफ मिसिंग आउट में जीने की जरूरत नहीं है। एक और चीज़ मैंने एथिक्स में की थी कि जो एथिक्स के टेक्निकल टर्म्स है आप हर जगह उसको लिखिए, तो एग्जामिनर को लगता है कि आप ने एथिक्स सीरियसली पढ़ी है। फॉर एग्जांपल यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल होता है, या फिर कोई टियोलॉजिकल प्रिंसिपल होता है, या फिर वैल्यू बेस्ड एथिक्स होता है। आप अगर ऐसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करोगे एथिक्स पेपर में, डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और इट ब्रिंग्स अ वेरी न्यू अप्रोच द एथिक्स पेपर। एक और चीज़ जो मैंने एथिक्स की थी कि जो पिछले साल के टॉपर है उनके आंसर कॉपी आप डाउनलोड कर लीजिए कोई भी वेबसाइट से, और उनमें देखिए उन्होंने क्या लिखा है। अगर आप 5 या 6 टॉपर की भी आंसर कॉपी डाउनलोड करके देख ले और उनमें जो यूनिक पॉइंट्स आपको लगे, जो आपको लगे मैंने इस तरह से नहीं सोचा था लेकिन इसने ऐसे अच्छे से लिखा है, तो आप वो पॉइंट्स एक पेज पे लिख लीजिए। अगर आप सिर्फ 5 या 6 कॉपी के लिए ऐसा करोगे तो आपको 70-80 पॉइंट का हाईली एनरिच्ड क्वालिटी मटेरियल मिल जाएगा, जो आप वापस यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ क्वालिटी कंटेंट चाहिए जो पहले से रटा हुआ है हमारे पास, ताकि हम एथिक्स पेपर में फास्टली लिख सके। ये फ्लो चार्ट्स हो गए, या फिर कोई डेफिनेशंस हो गई, या फिर कोई रियल लाइफ एग्जांपल्स हो गए, या फिर कोई कंटेंट हो गया, या फिर कोई टॉपर की कॉपी से देखा हुआ मटेरियल भी आप नोट कर लीजिए और लिखिए। इससे आपको बहुत अच्छे आइडिया मिलते हैं और आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। सो दिस वाज माय अप्रोच टू द एथिक्स पेपर। सो नाउ आई टॉक अबाउट माई इंटरव्यू। सो दोनों अटेम्प्ट में मेरे को इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिले थे एंड माई इंटरव्यू वॉज वेरी प्लेजेंट। द यूनिक थिंग आई फाउंड अबाउट द यूपीएससी इंटरव्यू कंपेयर टू अदर मॉक इंटरव्यूज दैट पीपल गिव ऑनलाइन, आप जो मॉक इंटरव्यूज देखते हो वो ये चीज़ है कि जनरली यूपीएससी इंटरव्यू में इंटरप्शंस बहुत कम होते हैं। आपको इंटरप्ट नहीं करेंगे, आपकी पूरी बात सुनेंगे और आपको पूरा रूम होगा कि आप एक्सप्रेस कर सको। इट विल नॉट बी लाइक ऐसा नहीं ऐसे क्यों होता है, ऐसा नहीं क्यों ऐसे क्यों होता है, ये बताओ। ऐसे जनरल कोड ऑफ क्वेश्चन नहीं होती। दे आर वेरी अकोमोडेटिव एंड दे गिव लॉट ऑफ टाइम टू फ्रेम योर आंसर। बट वेरी यूनिक थिंग विच आई फाउंड इन यूपीएससी इंटरव्यू इज दैट यू कैन नेवर जज द रिएक्शन ऑफ द इंटरव्यूअर। They will give you your space, but they will not tell you whether they are agreeing with you or disagreeing with you. That only you will know after you get the marks. But आपको कोई फीडबैक नहीं मिलेगा। यू हैव टू गिव योर पॉइंट, देन दे विल आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इट इज़ वेरी टफ टू गेज हाउ योर इंटरव्यू इज एक्चुअली गोइंग। और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए कोई स्टैंडर्ड 8 या 7 डोमेन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका होम स्टेट हो गया, आपके ऑप्शनल हो गए, या फिर आपके जो एड्रेस लिखे डैफ में, आपका डैफ एप्लीकेशन फॉर्म में जो डिटेल्स हो गए, ऐसी 8 और 9 पॉइंट्स होती है जो आप डेफिनेटली उन पर प्रिपेयर करोगे तो क्वेश्चन उन पे आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अगर आपने ये पहले होमवर्क किया है तो लॉट ऑफ द क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू आर ऑल्सो वेरी प्रेडिक्टेबल। और टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वहाँ पे आपको दिख जाते हैं ट्रांसक्रिप्ट्स पे, और आप उनसे भी रिवाइज कर सकते हो। आपके जो रिलेवेंट ट्रांसक्रिप्ट आप उसको पढ़ सकते हो और आपको नॉलेज मिलेगी। मैं बोलना चाहूँगा कि स्पेशली जिनकी थोड़ी बोलने में हिचकते हैं या फिर उनको थोड़ा डर लगता है पब्लिक स्पीकिंग में, आपको इंटरव्यू स्पेशली सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में भी बहुत अच्छे से रैंक डिसाइड होती है एंड दैट कैन चेंज द मार्क्स दैट द पर्सन इज गिवन टू। सो विदाउट गेटिंग टू मच इंटू आई जस्ट गिव यू वेरी स्लाइट ब्रीफ फॉर इंटरव्यू। अगर आप मेंस क्लियर करते हो तो इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है और आप तब भी कर सकते हो इंटरव्यू प्रिपरेशन। सो थैंक यू टू DKT फॉर such a long and elaborate discussion on all aspects of this examination. So I thank all members for viewing this video. Thank you.